1 सितंबर 2020 जानबूझकर ऐतिहासिक तथ्यों और यादों को मिटाने वाले और फायदे नुकसान के लिहाज से इन या उन नेताओं या कारोबारियों पर दर्प और महानता का तिलक लगाने वाले मीडिया घरानों के लिए दिवंगत प्रणब मुखर्जी भले ही अमरत्व को प्राप्त कर गए हों, मगर वो इतने भी पाक साफ नहीं थे। हाँ, इतना सच है कि अंबानी घराना समेत अनेक कॉरपोरेट घरानों और संघ का ब्राह्मणवादी नागपुर प्रतिष्ठान और यहां तक कि कांग्रेस कभी उनकी कृतज्ञता को कभी नहीं भूल पाएगी। अपने पिता धीरू भाई अंबानी की तरह मुकेश और अनिल भी प्रणब बाबू के एहसानों को ताउम्र याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की तरह दिवंगत प्रणब बाबू भी उन शख्सियतों में शुमार रहेंगे जिन्होंने आरएसएस को यानी संघ को डॉग हाउस से निकालकर भारत के राष्ट्रीय सांस्कृतिक राजनीतिक मानस को कलंकित करने के लिए अपने अपने स्तर से हर तरह के प्रयास किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की जोड़ी ने सन 2012 में हर एक तरह की व्यूह रचना की ताकि प्रणब बाबू राष्ट्रपति बन जाएं और उस मोर नाच में क्या भाजपा, क्या शिवसेना और क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा हिस्सा सब के सब शामिल हो गए। ये वही प्रणब बाबू थे जिन्होंने सन 1973 से लेकर अपनी मौत के पहले तक अंबानियों को न केवल आशीर्वाद देते रहे बल्कि संसदीय कानूनों, प्रावधानों और शासन प्रशासन की तमाम संस्थाओं और एजेंसियों को अंबानी परिवार की हित की रक्षा के लिए और उनकी समृद्धि के काम में लगा दिया। तो ऐसे थे संविधान, संसद और नैतिकता मर्यादा के राम तुल्य युग पुरुष प्रणब मुखर्जी। खैर, इसकी चर्चा बाद में, अभी जानिए कि गुजर चुके 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी को उनकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा क्या रही और उनका मानस कैसे समय समय पर किन किन अलग तंतुओं और नसों में डेवलप होता रहा। कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी के पिता स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे और उस वक्त की कांग्रेस कमेटी में थे। ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए उनका वैचारिक जुड़ाव अपने जमाने के महत्वाकांक्षी विद्वान आशुतोष मुखर्जी के अति महत्वाकांक्षी पुत्र और हिंदूवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से था। श्यामा प्रसाद बंगाल के भीषण अकाल के दौर में काफी बदनाम हुए थे और इसके बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। सन 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अकाल मौत हो गई। उस समय बंगाल में विधान चंद्र राय जैसे कांग्रेस के अधिकतर राजनेता वामपंथी और लोक कल्याणकारी सरोकारों के थे। प्रणब मुखर्जी जैसे जैसे जवान होते गए उन्होंने ऐसे सरोकारों के नेताओं से वितृष्णा रखनी शुरू कर दी। 1960 का दशक बंगाल के लिए उथल पुथल भरा था। खाद्य सुरक्षा और न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग पर जनजीवन उबाल पर था, मगर 30 साल से ज्यादा के हो चुके प्रणब बाबू औपनिवेशिक सामंती और मुसलमान विरोधी विचारधारा और राजनीति के साये में ही सुकून महसूस करते थे। इसी वक्त वे इंदिरा गांधी की गोद में आए और आते ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। इंदिरा गांधी की नजर में वो जमीनी स्तर के नेता नहीं थे, मगर थे बड़े काम के, खासकर आपदा प्रबंधन और अवसर दोहन और वफादारी के मामले में तो बहुत काम के थे। इंदिरा गांधी की कृपा से और कांग्रेसी नेता कमलनाथ की मेहनत से वो संजय गांधी के गिरोह में चार्टर्ड मेंबर बन गए। बंगाल के मुसलमानों का एक बड़ा तबका, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की कानूनी आंख और हाथ रहे सिद्धार्थ शंकर रॉय और कद्दावर नेता अब्दुल गनी खान चौधरी भी इस 35-37 साल के दुस्साहसी नौजवान की तरक्की से आहत थे। उस वक्त के कम्युनिस्ट भी इसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे, मगर संजय गांधी की कृपा से इस नौजवान के पंख फैलने लगे। इमरजेंसी के दौरान इस दिवंगत नेता ने तरह तरह के कारनामे किए और कारोबारियों, घरानों और माफियाओं के लिए काम करना शुरू किया। पॉलिएस्टर किंग के माने जाने वाले
पॉलिस्टर किंग माने जाने वाले धीरू भाई अंबानी इनके जिगरी यार बने और ऑफिशियल फाइल्स रीडिंग और अनऑफिशियल माइंड रीडिंग के इस राजनीतिक नेटवर्कर ने तमाम कायदे कानूनों को धता बताकर धीरूभाई के सपनों के साथ अपने सपने को जोड़ा। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के इशारे पर जगह जगह विरोधियों पर रेड कराई, ट्रेड यूनियनों के नेताओं को तबाह किया, कम्युनिस्टों को सबक सिखाया और जब जनता पार्टी की सरकार के शाह कमीशन ने इनके काले कारनामों का भंडाफोड़ किया तो इनके माथे पर शिकन भी नहीं आई और हमेशा इनको इंदिरा गांधी और संजय गांधी का आशीर्वाद मिलता रहा। सन 1980 के बाद तो इनके पंख ही लग गए। सन 1980 के बाद अंबानी घराना लगातार ताकतवर होता गया। भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं बौनी होती गईं और कानून के राज मुनाफे का राज के रूप में बदलता गया। ज्यादा विस्तार ठीक नहीं, लेकिन 1980 के दशक के बीच में इंडियन एक्सप्रेस के रहस्योद्घाटनों पर नजर डालिए, सब कुछ पता चल जाएगा। बॉम्बे डाइंग मरता गया, रिलायंस विमल चमकता गया, जैन ब्रदर्स के हवाले के कारनामे सामने आते गए, स्टॉक मार्केट पर गिद्धों का कब्जा होता गया। कांग्रेस में होते हुए भी प्रणब बाबू प्रछन्न तौर पर उस कांग्रेस के विरोधी बने रहे जो पूंजी और बाजार के शातिर मगरमच्छों के हाथों से बच रही थी। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। प्रणब बाबू प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात को अपनी किताब में बकवास बताया है, मगर उस वक्त उनका दांव सफल नहीं हुआ। इसी दौर में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में जानलेवा गैस रिसाव हुआ, जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए और दसियों हजार लोग विकलांग हो गए और अभी तक हैं। जब यूनियन कार्बाइड के राष्ट्रीयकरण की बात उठी तो उन्होंने ये कहकर विरोध किया कि इससे विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। इन्हें कांग्रेस से हटा दिया गया। ये रुदाली का दौर था, इन्हें बंगाल भेज दिया गया। इन्होंने वहां जाकर के राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई जो अपने शिशुकाल को भी नहीं प्राप्त कर पाई। इन्होंने फिर से कांग्रेस में आने की जुगत लगाई और कामयाब हो गए। 1989 का अयोध्या मामला और शाहबानो प्रसंग भी आया। फिर बाद में बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी की राजनीतिक जमीन को भेदना शुरू किया। प्रणब मुखर्जी मन ही मन खुश होते रहे। काल की आग किसी को छोड़ती है कहां। सन 1991 में राजीव गांधी मारे गए और क्या था, राजनीतिक मौसम बदलने लगा और आसमान में काली भगवा धुंध छाने लगी। सन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और काल कवलित नरसिम्हा राव की तरह ये भी मरड़ा सन्न बने रहे। प्रणब मुखर्जी ने इस नए दौर का स्वागत किया था। लाखों लाख लोग दंकल प्रस्ताव और देश की कृषि की बर्बादी के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में लाठी गोली खाते रहे, लेकिन श्रीमान मुखर्जी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और डंकल प्रस्ताव के समर्थन में खड़े रहे। सन 1996 के बाद इनका मानस तेजी से बदलने लगा और वो वैश्विक पूंजी के प्रवाह वाले घातक उदारीकरण और उसकी आड़ में फलने फूलने वाली कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और राजनीति के हाईटेक मंदिर में मत्था टेकने लगे। साल 2004 में विवादास्पद शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को बचाने में इनकी अहम भूमिका रही। बाद का इतिहास, जिसमें अमेरिका के साथ एटमी समझौता, 2012 में राष्ट्रपति बनना, 2018 में नागपुर जाकर के शीश नवाना और 2019 में भारत रत्न जैसा कुल गौरव का प्रसाद शामिल है, जो हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है। जहां तक प्रणब मुखर्जी के राजनेता और एलिफेंटाइन मेमोरी वाले बुद्धिजीवी होने की बात है, ये सब मीडिया प्रपंचित है। ना तो वे कभी किसी जनाधार वाले नेता रहे और ना ही विश्व दृष्टि संपन्न कोई दूरदर्शी नेता। सही अर्थों में बुद्धिजीवी तो कतई नहीं, सिर्फ पढ़ाकू, किस्सेबाज और घटनाओं और प्रक्रियाओं के सार संग्रहवादी स्मरणकर्ता।
जब 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला तब बताया गया कि श्री मुखर्जी छठे ऐसे बंगाली हैं जिन्हें इस अलंकरण से नवाजा गया है। पहले 5 थे विधान चंद्र राय, अरुणा आसफ अली, सत्यजीत रे, रविशंकर और अमर्त्य सेन, मगर प्रणब मुखर्जी इनमें से किसी के पसंगे के भी बराबर नहीं थे, खेद सहित।